क्रिप्टो कानून में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप परेशान हो चुके हैं ये सोच सोच के कि आखिर ये बेयरिश ट्रेंड कब ख़त्म होगा? और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए आप तरह तरह के न्यूज़ आर्टिकल्स और क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं और वहाँ जाके फिर आपको एक ही आंसर मिलता है, जस्ट होल्ड एंड बुल रन इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। बट कोई भी आपको स्पेसिफिक रीज़न नहीं दे पाता है, कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बता पाता कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी वजहें होंगी जिसकी वजह से बुल रन आएगा। हमने भी काफ़ी जानने की कोशिश करी और इसको जानते 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 हम लोगों की रिसर्च इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अल्टीमेटली हम लोगों को एक ट्रेंड दिखा अपनी रिसर्च में। और प्लान नहीं किया था, लेकिन जब हमने सारे क्लूज़ को इकट्ठा किया तो एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आया जिसने हमारी भी आंखें खोल दी। तो हमें लगा कि हमें इसे एक वीडियो फॉर्म में आपको बताना चाहिए कि आखिर वो ट्रेंड क्या बन रहा है और वो ट्रेंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और कौन सी ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से एक मास अडॉप्शन हो सकता है क्रिप्टो का हर एक की ज़िंदगी में। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम काफ़ी सारे फैक्ट्स आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो को दो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। एक, क्रिप्टो को करता है इम्पैक्ट उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक करता है इंटरनल एनवायरनमेंट। पहले हम समझ लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है, जो इंडस्ट्री के अंदर की जो हलचल है। तो इंडस्ट्री के अंदर हलचल है जैसे कि कितनी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आ रही हैं, कितनी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आ रही हैं, कितनी वॉलेट्स आ रहे हैं, कितनी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितनी मीडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है क्रिप्टो के। तो ये तो हो गया इंटरनल डेवलपमेंट्स जो क्रिप्टो को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पैक्ट करती है वो क्रिप्टो को, वो करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सबसे बड़ा एनवायरनमेंट है वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है क्रिप्टो की तरफ, और गवर्नमेंट का फेलियर भी क्रिप्टो की प्राइसेस को या क्रिप्टो की एडॉप्शन को इम्पैक्ट करता है। आज से हम 10 साल पहले चलते हैं। 10 साल पहले जब सतोशी ने क्रिप्टो को इन्वेंट किया था, तो बिटकॉइन को जब इन्वेंट किया था तो उसकी प्राइस की वजह से उसे इन्वेंट नहीं किया था। उसने ये सोच के इन्वेंट नहीं किया था कि यार बिटकॉइन का प्राइस एक दिन $20,000 हो जाएगा तो मैं तो अमीर हो जाऊंगा। नहीं, उसने ये इन्वेंट किया था क्योंकि वो परेशान हो गया था गवर्नमेंट की नाकामी से। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था सतोशी नाकामोटो के लिए, क्योंकि वो परेशान हो गया था। उसने देखा कि मैं इतना वल्नरेबल हूँ। क्या कोई इंसान इतना वल्नरेबल हो सकता है एक सेंट्रल अथॉरिटी के सामने? सेंट्रल अथॉरिटी मिसमैनेज करती है पैसे को और उसका खमियाजा जो है, उसकी नुकसान की जो भरपाई करता है वो एक आम आदमी करता है। तो इसी चीज़ का आंसर जो था, इसी चीज़ का जवाब था बिटकॉइन। वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। तो कहीं ना कहीं आज से 10 साल पहले फाइनेंशियल क्राइसिस ने जन्म दिया बिटकॉइन को, और एग्जैक्टली आज 10 साल बाद कहीं ना कहीं वो सिचुएशन रिपीट कर रही है। फाइनेंशियल क्राइसिस रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से एग्जैक्टली 10 साल बाद वही सब ट्रेंड बता रहे हैं कि फिर से एक बहुत बड़ा क्रिप्टो की तरफ मास अडॉप्शन होने वाला है। बिकॉज लोगों का सिस्टम के अंदर से विश्वास उठ जाएगा, लोगों का गवर्नमेंट की नाकामियों के ऊपर से विश्वास, गवर्नमेंट की नाकामियों की वजह से सिस्टम पे से विश्वास उठ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि फाइनेंशियल रिस्क इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और इसकी क्लूज रेडिली अवेलेबल हैं। और बहुत रिसेंटली अभी ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से लगता है कि इट कैन हैपन मे बी इन 6 months, 1 year और 1.5 year। बट अब की बार जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी, उसमें ऐसा लगता है कि ग्लोबली बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग क्रिप्टो की तरफ, कहीं ना कहीं गोल्ड की तरफ, क्रिप्टो की तरफ, जो सेफ हेवन्स हैं उसकी तरफ डायरेक्ट होंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो मंडरा रही है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि ऐसी कौन सी वजह है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, जब क्रिप्टो की मार्केट के अंदर एक एग्जांपल पकड़ते हैं, तो क्रिप्टो की मार्केट में क्या होता है,
जब बिटकॉइन की प्राइस में उछाल आता है, जब बिटकॉइन की प्राइस बूम करती है, तो पूरी की पूरी क्रिप्टो भी ग्रो करती है, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो बेंचमार्किंग है उनकी बिटकॉइन से। तो सिमिलरली जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी में आप ये समझ लीजिए कि दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो सारी ऑल्ट कॉइन्स हैं, और जो दुनिया का जो ट्रेडिशनल मार्केट का जो फियाट का जो बिटकॉइन है वो यूएस डॉलर है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिलाई करती है यूएस पे, वो अपने आप की अपनी करेंसीज को पैक करती है, बेंचमार्किंग जो है इसकी वो यूएस डॉलर से। तो इसका मतलब ये है कि अगर यूएस डॉलर सिंक करता है तो वर्ल्ड इकोनॉमी भी सिंक कर जाएगी। जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं, क्या वो भी सिंक कर जाएगी? हाँ, बिल्कुल कर जाएगी। क्योंकि अगर यूएस के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वो इग्नाइट करेगा पूरी दुनिया में एक रिसेशन की वजह बनेगा। यही हुआ था एग्जैक्टली 2008 में भी लीमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था। यूएस के अंदर जो बहुत सारे बैंक्स थे वो बैंकरप्ट हो गए, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल करी। तो जिसकी वजह से जब यूएस के अंदर एक रिसेशन आया तो उसने पूरी की पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। तो वही सारे कुछ ट्रेंड्स हैं, कुछ ऐसी क्लूज हैं जो फिर से एक बारी ये ट्रेंड शो कर रहे हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस का डर मंडरा रहा है। तो एक बार वन बाय वन उन केसेस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है, यूएस के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊं तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट को समझ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट को सिंपल एक आम तौर पर अगर आप समझें तो अगर आप सरकार होते तो आपकी कुछ आमदनी होती और कुछ आपके खर्चे होते। यही होता भाई, आप सरकार होते तो आप आमदनी करते टैक्सेस के थ्रू, एक्साइज के थ्रू, और जो काफ़ी तरीके की जो गवर्नमेंट की जो इनकम्स होती हैं उसके ड्यूटीज़ के थ्रू, और आपके खर्चे होते हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ केयर पे, डिफेंस पे। तो फिस्कल डेफिसिट होता है जब आपकी आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो यूएस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया है। अगर मैं आपको कुछ फिगर्स बताऊं तो $985 बिलियन पे फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया है। अगर मैं आपको स्पेंडिंग के बारे में बताऊं तो यूएस गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो 4.407 ट्रिलियन पहुंच चुकी है, 4.407 ट्रिलियन, और जो रेवेन्यू है वो 3.422। तो आप देख सकते हैं 4 ट्रिलियन का खर्चा है और 3.5 ट्रिलियन की इनकम है, का रेवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट है। अगर हम बात करें ये फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ता जा रहा है, तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं सरकार के। क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प एग्जैक्टली आज से 2 साल पहले जब वो प्रेसिडेंट बने, तो हर प्रेसिडेंट जब भी कोई नया प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अचानक बहुत सारे खर्चे करने लगता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं जो उसको ऑनर करनी होती हैं। तो यूएस के अंदर अचानक डिफेंस का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी बड़ी एक ऐसे फैक्ट्स, तो जितने भी यूएस के जो टॉप 10 एक्सपेंडिचर्स हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, और बहुत ऐसे 10 बड़े जो खर्चे हैं, अगर यूएस उन सबको इकट्ठा कर ले तो भी वो डिफेंस के बजट के बराबर नहीं है। अगर मैं आपको इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में बताऊं तो चाइना का जितना डिफेंस बजट है उसका 4 टाइम्स यूएस का डिफेंस बजट है। अगर मैं आपको बताऊं तो रशिया का जितना डिफेंस बजट है तो उसका 10 टाइम्स यूएस का डिफेंस बजट है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोस्ट 9/11 जो लास्ट इवेंट हुआ था यूएस के अंदर, एक अटैक हुआ था, उसके बाद से यूएस की डिफेंस पे स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसका फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सपोज़ अगर आपकी इनकम कम हो और खर्चे ज़्यादा हो तो एक दिन क्या होगा, आप बैंकरप्ट हो जाओगे और आपको अपनी हर चीज़ बेचनी पड़ जाएगी। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से यूएस इकोनॉमी
बहुत ही एक नाजुक दौर से गुजर रही है। दूसरी चीज़ दूसरा पॉइंट जिस पे हम आते हैं वो है यूएस में अभी रिसेंटली एक शटडाउन हुआ। यूएस इकोनॉमी में अभी करीब 35 दिन का शटडाउन हुआ। तो बेसिकली ये शटडाउन क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग है। हमने अभी न्यूज़ में भी सुना था कि शटडाउन। तो शटडाउन में होता क्या है कि जो नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, नॉन एसेंशियल में आपकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि एसेंशियल में आपका डिफेंस हो गया और हेल्थ केयर हो गया, जो कि बहुत ही एसेंशियल है, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एफबीआई हो गया। फिर तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स छोड़ के जितने बाकी भी नॉन एसेंशियल हैं, उन डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज जो है वो पे नहीं की जाती। क्यों नहीं पे की जाती? क्योंकि जो हाउस है, जो कांग्रेस है, जो वहाँ का जो कोई भी बजट अगर चाहिए होता है, हर साल एक बजट पास होता है। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसको हर साल एक बजट पास कराना होता है फ्लोर से, कांग्रेस से, कि ये इस साल के खर्चे हैं, और तो वो हर साल का एक बजट जो है वो कांग्रेस पास करती है। तो इस साल कांग्रेस ने वो बजट पास नहीं किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खर्चों के अंदर एक प्रोजेक्शन डाली, और वो जो प्रोजेक्शन थी वो थी कि वो एक यूएस के बॉर्डर पे एक वॉल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें $5 बिलियन चाहिए। $5 बिलियन की वो एक दीवार बनाना चाहते हैं यूएस और अमेरिका के बीच में। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले इस पे बहुत फोकस किया, ये अपने मैनिफेस्टो में रखा, और ये उनको ये लगता है कि जो मैक्सिको से बहुत ज़्यादा लोग एक तो यूएस में आते हैं, प्लस नंबर 2 ड्रग्स आते हैं, नंबर 3 सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट सिक्योर। तो उनको ये डर लगा रहता है कि अगर यूएस को सेव करना है तो उसको उनके बीच में, यूएस और मैक्सिको के बीच में वॉल होनी ज़रूरी है। तो ये खर्चा कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया। जब ये खर्चा अप्रूव नहीं किया तो जब वो खर्चा अप्रूव नहीं हुआ, चेक साइन नहीं हुआ, आप इसको इस तरीके से लें, तो यूएस इकोनॉमी में वो शटडाउन हो गया। 8 लाख लोग हैं, 8 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो इस who were suffered because of this shutdown, who got suffered, and उनको 35 दिन से कोई तनख्वाह नहीं मिली। वो लोग जॉब पे तो रहते हैं, बट वहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती है जब तक पीछे से बजट क्लियर नहीं होता। अब ये शटडाउन 15 फरवरी तक के लिए टल गया है, टेम्पररी शटडाउन को हटा दिया गया है, लेकिन 15 फरवरी के बाद फिर से ये शटडाउन लागू हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमेंट हैं अपनी उस बजट के लिए, जो वॉल के लिए उनको बजट चाहिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ आपका फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और एक ऐसा प्रेसिडेंट जो फिजिकल डेफिसिट जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था उसको और बढ़ा दिया डिफेंस स्पेंडिंग करके। फिर दूसरा, उसको कंट्रोल करने की बजाय आप ये चाहते हैं कि एक दो देशों के बीच में एक दीवार बन जाए, और दीवार बन के आपको लगता है कि एक ज़्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि इससे यूएस की फालतू की एक स्पेंडिंग है, और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक उनके सर पे सवार है दीवार बनाना, तो उसके लिए वो ये कर रहे हैं ऐसा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यूएस की हिस्ट्री में जनरली शटडाउन आज से पहले भी हुआ है, तो बट काफ़ी कम दिनों के लिए होते हैं। ये यूएस की हिस्ट्री का सबसे लंबा शटडाउन था, और आगे भी ये 15 फरवरी के बाद भी ये रिपीट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक बहुत ही तीसरे नंबर पे यूएस के अंदर जो एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन एक रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया है। अगर हम बात करें तो इस फिगर के हिसाब से $1.5 ट्रिलियन का लोन पहुंच चुका है। अगर हम बात करें, यूएस के अंदर पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा महंगी है। वहाँ पे एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए आपको $50,000 चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करनी है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, पढ़ाई करने के बाद रीपे करते हैं, और रीपे करते करते वहाँ पे पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वहाँ इंडिया की तरह नहीं, जैसे यहाँ पे पेरेंट्स प्लान करते हैं एजुकेशन आपकी, सेव करते हैं आपके लिए LICs में, और तरह तरह से आपके लिए
आपकी एजुकेशन को स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स करते हैं, बट यूएस में आपको अपनी पढ़ाई खुद ही स्पॉन्सर करनी पड़ती है, खुद ही आपको उसकी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, एंड जनरली एवरीबडी टेक्स एजुकेशन लोन। बट बिकॉज वहाँ पे क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं आ रही हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएशन कम है अमेरिका में, तो जिसकी वजह से लोग लोन को रीपे नहीं कर पा रहे। एक आंकड़े के हिसाब से 2022 में ऑलमोस्ट 40% लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से डिफ़ॉल्ट बढ़ रहा है तो ये ट्रेंड निकल के आया, एक एनालिसिस आई है कि 40% लोग अपने लोन पे डिफ़ॉल्ट करेंगे। इनफैक्ट ये जो एजुकेशन लोन है ये इतना बड़ा लोन हो चुका है कि ये सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी है आफ्टर मॉर्गेज लोन्स के बाद। अगर सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो मॉर्गेज वो एजुकेशन लोन है। और एक आदमी पे अगर हम देखें तो एवरेज कितना है एक स्टूडेंट पे, तो $38,000 का लोन है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा एक्सपोजर है बैंक्स का लोन की तरफ, तो आप सोच सकते हैं कि बैंक्स अगर ये इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक्स won't be able to bear this kind of a loss। और अगर बैंक्स को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है या तो वो भी एक तरीके का वो अपने फंड्स में से ही करेगी, अपनी फंडिंग में से ही करेगी, तो वो अगेन उसके फिस्कल डेफिसिट को इम्पैक्ट करता है। या अगर वो बुक्स में उसको राइट ऑफ भी करते हैं तो अगेन वो पैसा आपकी बुक्स में से, आपकी कैपिटल में से वैनिश हो गया, तो अगेन वो पैसा आपकी रोटेशन में नहीं आया। तो इसके बहुत ज़्यादा सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, जो लास्ट टाइम भी जब 2008 के अंदर जब ये क्रैश हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तो भी एजुकेशन लोन जो है वो अपने प्राइम पे पहुंच गया था। बट इस बार तो सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट पे जाएं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब को 2 साल हो चुके हैं, इनका एक ही नारा था, वो ये था कि जिसे स्वदेशी कहते हैं, तो ये यूएस का स्वदेशी नारा समझ लीजिए कि ट्रंप का ये कहना है कि अगर यूएस इकोनॉमी को और ग्रो करना है, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो उसे बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, खासकर इंपोर्ट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड इंपोर्ट स्पेसिफिकली फ्रॉम चाइना। तो उसको करते हुए इस चीज़ को पूरा करने के लिए तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि $250 बिलियन की वर्थ गुड्स एंड सर्विसेज पे 25% का टैरिफ लगा दिया। तो दूसरे बैच में उन्होंने अगेन $250 बिलियन के बैच पे उस पे भी 20% टैरिफ लगाया। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, वो ड्यूटीज़ इम्पोज कर रहे हैं इंपोर्ट्स पे, तो जिसकी वजह से इंपोर्ट्स महंगे होते जा रहे हैं। तो होगा क्या कि सपोज जब इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो और जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, जो लोकल कंपनीज़ हैं, जब वही सामान सस्ता बना रही होंगी तो लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा लेंगे और जो इंपोर्ट्स पे रिलाई कम करेंगे, बिकॉज इंपोर्ट्स महंगे हो चुके होंगे। तो जिसकी वजह से इसके और चाइना के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त बहुत जो ट्रेड जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। दोनों में बहुत ही रिफ्ट है, बहुत ही टेंशन है। और चाइना ने भी रिटेलिएशन में काफ़ी सारे जो यूएस का जो एक्सपोर्ट जो चाइना को वो करता था, तो चाइना ने भी टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाई है। इनफैक्ट ये टिट फॉर टैट पॉलिसी सिर्फ चाइना ही नहीं यूरोपियन यूनियन ने भी अपनाई है, क्योंकि यूएस ने काफ़ी सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो यूरोप से आते थे उस पर टैरिफ इम्पोज किया है, बदले में यूरोप ने भी उन पर टैरिफ इम्पोज करा है। यही पॉलिसी आपकी और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ये फॉलो करना शुरू कर दिए। अगर आप देखें यूएस इकोनॉमी अगर ये टिट फॉर टैट पॉलिसी अपनाती है और ऐसे बाकी लोग रिटेलिएशन में वो अपनाते हैं, तो दुनिया अल्टीमेटली तो एक ग्लोबली अगर आप देखें तो ट्रेड इम्पैक्ट होगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट इम्पैक्ट होगा। अगर आपस में ट्रेड ही नहीं होगा, सब अपना अपना बनाएंगे और अपना अपना बेचेंगे, तो इसका एक बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमीज में जब ट्रेड हैम्पर होगा। तो ये आई थिंक इससे सिर्फ यूएस ही नहीं, चाइना, यूरोपियन यूनियन, सब लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक अंदाजे के हिसाब से अगर हम देखें तो आईएमएफ ने ही बोला है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरी दुनिया का
ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब तो पूरी दुनिया का जितना भी ग्लोबल जीडीपी है उसका 1% जो है वो उड़ जाएगा इन द सेंस कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 रुपये का जीडीपी है तो उसका 1% आप पकड़ लें, 1 रुपया हुआ तो 1 रुपया मार्केट से वाइप आउट हो जाएगा, 1 रुपये के वर्थ का ट्रेड ही वाइप आउट हो जाएगा और वो 1 साल के अंदर अंदर ये हो जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गंदी एक सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो कि हैम्पर कर रही है पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को, और सिर्फ एक नाक की लड़ाई, जिसे कह लीजिए कि नाक की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बहुत ही रिसेंट हुआ है, बट ये जो पॉइंट हुआ है, ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और ये इवेंट है वावे के सीएफओ का इंटरेस्ट। वावे को आप अगर आप, मैंने प्रोनाउंसिएशन वावे से मेरा मतलब है HUAWEI, आपने सुना होगा वावे के जो फोन्स आते हैं स्मार्टफोन्स, तो इनकी जो सीएफओ है उनका नाम है मेंग वांगजू। तो मेंग वांगजू को कनाडा के अंदर अमेरिका के कहने पे कनाडा ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। तो वो वहाँ से हुआई जो है वो चाइनीज़ कंपनी है और चाइनीज़ स्मार्टफोन्स हैं, और रिसेंटली ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन हो चुके हैं आफ्टर सैमसंग। तो दुनिया का नंबर 1 सेलिंग स्मार्टफोन है सैमसंग, नंबर 2 पे ये वावे आ गया है, और नंबर 3 पे एप्पल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मार्टफोन की दौड़ में वावे का क्या नंबर है, क्या रैंक है। तो हुआ ये रिसेंटली कि इनकी जो सीएफओ हैं उनको कनाडा के अंदर अरेस्ट कर लिया गया अमेरिका के कहने पे। अमेरिका ने उन्हें अरेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट जो सिक्योरिटी डेटा है वो स्पाइंग कर रही थी। उन्होंने वो डेटा जो है वो चाइना को भेजा, अपनी होम कंट्री में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया वो डेटा। तो वो डेटा ईरान सैंक्शन से रिलेटेड था, जो बहुत ही सेंसिटिव और सिक्योर डेटा था, बहुत ही जो यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, वो उसको उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच का इल्ज़ाम लगाया है और स्पाइंग का इल्ज़ाम लगाया है, और वो डेटा उन्होंने चाइना को अपनी होम कंट्री में भेजा, जिसको कनाडा ने उनको अरेस्ट कर लिया, एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद अभी फ़िलहाल वो बेल पे, लेकिन अब वो केस चलेगा, और वो उन्हीं के, जब तक कनाडा में उनका केस डिसाइड नहीं होता, जो कि 4-5 महीने भी लगते हैं, तो वो तब तक वो केस सॉल्व नहीं होता, वो वापस नहीं जा सकती। चाइना ने इसको बहुत ही स्ट्रांगली लिया है, बहुत ही उनकी मीडिया कनाडा और यूएस को धमकी दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे सीएफओ को वापस भेजो। इसको जो दुनिया ऐसे देख रही है, क्योंकि अगर जो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है, क्योंकि वावे ने एप्पल को बीट किया, एप्पल जो को बीट कर दिया, और एप्पल के फ़ोन से ज़्यादा पॉपुलर वावे का फ़ोन चल रहा है दुनिया भर में। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी थी कि वावे के फ़ोन की इमेज को डिमिनिश किया जाए। इनफैक्ट यूएसए के अंदर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया है कि वावे का फ़ोन इस्तेमाल ना करें। इनफैक्ट जितनी भी यूएस के अंदर जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें टेलीकॉम के जो इक्विपमेंट्स हैं वावे के, वो इंस्टॉल करने के लिए बैन किया गया है। तो कहीं पे भी आप वावे को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनके टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और स्मार्टफोन्स के लिए भी एडवाइजरी दी गई है यूएस के अंदर कि वो वावे का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस लेवल पे आप चाइना के साथ लड़ रहे हैं, और इस लेवल के आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चाइना के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में चाइना और यूएस कहाँ जा रहे हैं। तो जब चाइना और यूएस इस लेवल पे, जब ऐसा लगता है कि जैसे गली के 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं अपनी क्रिकेट की बारी के लिए, तो वैसी वो कुछ लड़ाई कुछ दिख रही है, जो कि तो इनफैक्ट चाइना भी पीछे नहीं हटा। अगर आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली चाइना ने कनाडा के 3 लोगों को हिरासत में लिया है स्पाइंग के वजह से, और एक को तो डेथ सेंटेंस भी दे दी है। तो आखिर ये लड़ाई बहुत ही एक्सट्रीम तक चली गई है, और मुझे लगता है ये आगे बहुत ही और ज़्यादा अगली टर्न लेगी। इनफैक्ट यूएसए को देखा देखी यूके ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी वावे के फ़ोन पे, वावे के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स पे बैन लगा दिया है। तो आप
इन सब चीज़ों से अंदाज़ा लगाएं कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और अगर फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो यूएस के अंदर यूएस की इकोनॉमी, यूएस जिस तरीके से एग्रेसिवली, डोनाल्ड ट्रम्प एग्रेसिवली दुनिया के साथ जो जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो ट्रेड सैंक्शंस कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने ही देश में वो शटडाउन कर रहे हैं, जिस तरीके से वो दूसरे और अपने देशों के बीच में दीवारें बनवा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वाई? बिकॉज इन सारी चीज़ों से जब आपका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, जब आपके यहाँ इम्पोर्ट नहीं हो रहा, जब आपके यहाँ जॉब क्रिएशन नहीं, बिकॉज एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरेगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट गिरेगा तो आपकी जॉब क्रिएशन नहीं होगी। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेशन लोन पे डिपेंडेंट हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलेंगी, वो डिफ़ॉल्ट करेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। और अगर यूएस इकोनॉमी धराशायी होती है तो यूएस डॉलर भी गिरेगा। जब यूएस डॉलर गिरेगा तो हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हो जाएगी, बिकॉज यूएस डॉलर को पूरे की पूरी दुनिया डंप कर देगी। यूएस डॉलर कोई भी अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि दुनिया यूएस डॉलर को डंप करके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगी। और जो लोग होंगे वो गोल्ड के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देंगे, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, बिकॉज उन्हें वो सेफ हेवन लगेगा। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आज से 10 साल पहले बिटकॉइन लेके आई थी, और आज हमें लगता है कि एग्जैक्टली 10 साल बाद यही फाइनेंशियल क्राइसिस बिटकॉइन को एक अलग लेवल पे ले जाएगी। और क्यों ले जाएगी? क्योंकि उसके अंदर मास अडॉप्शन होगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल विल गेट इनटू इट। एंड वी नो दैट थिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू हैपन। वेनेजुएला में आप देख लो, जिम्बाब्वे में देख लो, बोलीविया में देख लो, हर जगह आप देख लो कहीं ना कहीं हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज हैं। अर्जेंटीना में देख लो, जहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज की वजह से सिस्टम के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, और वो क्रिप्टो की तरफ जो है वो सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उनकी जो सेविंग्स हैं, जो हार्ड अर्न मनी है, वो सेफ रहे। तो ये कुछ ऐसी एनालिसिस थी हमारी जो हमें लगा कि हमें आप तक लेके आनी चाहिए। और हम जानते हैं कि आपने ये वीडियो बहुत ही पेशेंस के साथ सुना होगा, एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसे कमेंट ज़रूर करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को बढ़ावा देने से, शेयर करने से नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है, और आपकी लाइक्स और कमेंट्स हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ कीप वॉचिंग क्रिप्टो कानून। थैंक यू वेरी मच।